बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां पर कल होगी बीजेपी के विधायकों की बैठक। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होने जा रही है और इस विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी। सरकार गठन पर बोले दिलीप जायसवाल, 21 नवंबर तक पूरा हो जाएगा सरकार के गठन का काम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिलीप जायसवाल का यह बयान है कि 21 नवंबर तक सरकार के गठन का काम पूरा हो जाएगा। विधायक दल की बैठक कल होनी है बीजेपी की और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो कल पटना में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होनी है और 21 नवंबर तक ही सरकार गठन का पूरा काम हो जाएगा, ये कहना है दिलीप जायसवाल का। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। सर, बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो कब होने वाली है? कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा और इसके लिए केंद्र से भी हमारे नेता आएंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। हाँ, वो भी अभी आज शाम तक हो जाएगी और वो लोग भी आएंगे उसमें। और आसानी से जो है मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, उसमें कहीं कोई पेच नहीं। सहयोगी दलों के बीच सहमति बन गई है कैबिनेट फॉर्मूले पे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो था चुनाव जब बीत गया तभी सब क्या है। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। अभी ऐसा संभावित है और आज शाम तक वो क्लियर होगा। आज कैबिनेट की भी जो है वो बैठक होनी है। मौजूदा कैबिनेट की अंतिम बैठक है 11:30 बजे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्यकाल का अंतिम बैठक बुलाया है। उसके बाद वो राज्यपाल महोदय को अपना जो है सौंप देंगे, ये कि नए सरकार के गठन के लिए अनुरोध करेंगे। इस पर कुछ बता सकते हैं कि बीजेपी कोटे से कितने मंत्री होंगे? ये तो केंद्रीय फैसला होता है। तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की क्यों क्या वाजिब है, जो हारते हैं तो समीक्षा करते हैं, तो समीक्षा सभी लोग करना चाहिए, एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। तो ये हैं दिलीप जायसवाल बातचीत करते हुए कैमरा पर्सन निरंजन के साथ। और अब खबर विस्तार से तेलंगाना की बात करते हैं, जहां के आदिलाबाद में एक कंटेनर ट्रक ड्राइवर की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने बाइक को टक्कर मारी और फिर बाइक को ट्रक से करीब 5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। गनीमत रही कि बाइक सवार शख्स नीचे गिर गया था, जिसे मामूली चोट आई है। तस्वीरें आदिलाबाद के नेशनल हाईवे 44 की है, जहां पर बाइक को टक्कर मारने के बाद भारी भरकम कंटेनर ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक को रोका नहीं, बल्कि पूरी रफ्तार से बाइक को सड़क पर घसीटता हुआ दिखाई दिया। सड़क पर ट्रक के पास मौजूद कार सवारों ने ड्राइवर की करतूत का वीडियो बनाया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कंटेनर ट्रक के आगे बाइक फंसी हुई है। ड्राइवर ट्रक से बाइक को पूरी रफ्तार से घसीट रहा है और ट्रक ड्राइवर करीब 5 किलोमीटर तक बाइक को इसी तरह से घसीटता रहा। वहीं सड़क से गुजर रहे लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसने ट्रक का पीछा किया। आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर श्री डूंगरगढ़ इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी ट्रेन आ गई, जिसने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। यह हादसा श्री डूंगरगढ़ से करीब 2 किलोमीटर आए बेनीसर में हुआ, जहां पर ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर और ट्रॉली अलग हो गए और जैसे ही लोगों ने टक्कर की आवाज सुनी तो भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि टक्कर से पहले ही ट्रैक्टर पर सवार लोग नीचे कूद गए थे, जिस वजह से उनकी जान बाल बाल बच गई। हालांकि ये भी साफ है कि रेलवे ट्रैक को पार करने में ट्रैक्टर के ड्राइवर ने लापरवाही बरती थी, जिस वजह से ट्रैक्टर और ट्रॉली ट्रेन की चपेट में आ गए थे। बात यूपी के मुरादाबाद की, जहां एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। ये वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि लोग आ जा रहे हैं। जैसे ही छात्रा ने गली से निकलने की कोशिश की, तभी साइकिल पर सवार एक अधेड़ उम्र का शख्स आता है और शख्स की हरकतें भांपकर छात्रा ने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से वो दूर नहीं जा पाई। अधेड़ उम्र के शख्स ने उससे छेड़खानी की। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे हाथ मारा। पलटवार होता देख शख्स तुरंत वहां से साइकिल लेकर फरार हो गया। ये घटना मुगलपुरा थाना क्षेत्र की है।
यूपी के बिजनौर में सांप ने एक युवक के हाथ में डस लिया। सांप के काटने के बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी और सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। वीडियो में देख सकते हैं कि सांप ने युवक के हाथ में डसा है, जिसकी वजह से खून निकल रहा है। युवक जैसे ही सांप लेकर अस्पताल पहुंचा, वहां मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। युवक ने डॉक्टर को सांप दिखाया। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसका इलाज किया, जहां उसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। मामला थाना स्योहारा के जोशान इलाके का है। यूपी के बिजनौर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी सांप को लेकर ये शख्स अस्पताल पहुंच गया। सांप ने इसके हाथ में डस दिया था, जिसके बाद देखिए हाथ से खून निकल रहा है और ये सांप लेकर अस्पताल पहुंच गया, जहां अस्पताल में सांप को देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में सीएनजी पाइपलाइन में आई गड़बड़ी की वजह से ऑटो की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। महानगर गैस लिमिटेड की ओर से मुंबई में बड़ी मात्रा में सीएनजी गैस की सप्लाई की जाती है, जिसकी सप्लाई बाधित होने से यह हालात बने। जानकारी के मुताबिक सीएनजी की मेन पाइपलाइन में गड़बड़ी सामने आई, इससे सप्लाई बाधित हो गई है। सीएनजी नहीं मिलने की वजह से सबसे ज्यादा असर ऑटो, उबर और ओला जैसी कंपनियों की गाड़ियों पर पड़ रहा है, जो सीएनजी पंप के बाहर कतार लगाकर खड़ी हैं। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें मुंबई और नवी मुंबई में खासतौर पर सीएनजी पंप के बाहर ऑटो और टैक्सी की लंबी लाइन लगी हुई है। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर 3 बाइक आपस में टकराई और फिर बाइक पर सवार लोग सड़क पर गिर गए। ये पूरा वाकया सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे सड़क पर लापरवाही की वजह से 3 बाइक हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जहां पर गुरबख्शगंज इलाके के किलौली चौराहे की तस्वीरें हैं। 3 बाइक आपस में टकरा गई, जिसके बाद इनका बैलेंस बिगड़ गया, जहां 2 बाइक और उस पर सवार लोग बीच सड़क पर जा गिरे, तो तीसरी बाइक और उस पर सवार युवक किनारे गिर गया। इस हादसे में बाइक पर सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, जहां एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से दहशत देखने को मिल रही है। जहां पर रात में तेंदुआ सड़क के पास घूमता हुआ दिखा और रास्ते से गुजर रहे कार सवार लोगों ने तेंदुए की तस्वीर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। तेंदुआ केशवापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास चहलकदमी कर रहा था, जो महेशपुर वन रेंज के भीतर मौजूद है। तो वहीं कार की रोशनी को देखने के बाद तेंदुए ने रास्ता बदल लिया और वो सड़क से जंगल में चला गया। रिहायशी इलाके के पास तेंदुए की दस्तक से लोग फिर खौफजदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जंगल से तेंदुआ रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। इससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की, जहां देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर एक लड़की ने लड़के को कहासुनी के बीच थप्पड़ जड़ दिया। मामला भगत सिंह चौक का है, जहां पर युवक के स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती से किसी बात को लेकर युवक का विवाद हो गया था, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। वीडियो देर रात का है और सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर पर पत्थर फेंकने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती की पहले युवक के साथ बहस हुई और फिर गुस्से में आकर युवती ने युवक को थप्पड़ मार दिया। पिछले कुछ महीनों से मसूरी में तेजी से स्पा सेंटर खुल रहे हैं, इससे स्थानीय लोग फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। स्पा सेंटर को लेकर लोगों को कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि देर रात खुलने वाले कई स्पा सेंटर्स में संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं और इनके बाहर आए दिन बहस झगड़ा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए आजकल युवा अपनी जान भी दांव लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रील बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यूपी के हमीरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल के कुछ छात्रों ने जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर रील बनाई। रेलवे ट्रैक एक पुल से होकर गुजरता है। छात्र पुल पर पहुंचे, खड़े होकर वहां पर रील बनाई। अगर उसी वक्त कोई ट्रेन पुल पर आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूली छात्रों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक महिला पर पालतू कुत्ते के हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें सोसाइटी में घूम रही महिला पर अचानक ही पालतू कुत्ता झपट पड़ता है और फिर उसे काट लेता है। वहीं ये पूरी घटना सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मामला केशवपुरा इलाके का है, जहां पर महिला सोसाइटी में घूमने निकली थी, लेकिन तभी एक घर के सामने मौजूद पालतू कुत्ता महिला पर भौंकने लगा और इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, कुत्ते ने महिला पर हमला कर उसे काट लिया। कुत्ते के हमले से घबराई महिला नीचे गिर गई, चीखने लगी। इसके बाद कुछ लोग दौड़कर पहुंचे और उन्होंने महिला पर हमला करने वाले पालतू कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ते के हमले में महिला घायल हो गई, इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कहासुनी के बाद ट्रक ड्राइवर ने ऐसी दबंगई दिखाई जिससे लोग खौफजदा हो गए। जहां ट्रक ड्राइवर तलवार लेकर नीचे उतरा और फिर उसने कहासुनी करने वाले व्यक्ति के पैर पर तलवार से हमला कर दिया। ड्राइवर तलवार से व्यक्ति पर हमला कर तलवार लहराता हुआ वापस अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। वहीं उसने जिस व्यक्ति पर हमला किया उसके पैर पर तलवार से हमले के निशान साफ दिखाई दिए। इससे पीड़ित व्यक्ति भी नाराज हो गया, जिसने ट्रक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये पूरा मामला वहां पर मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला भटियात के समोट इलाके का है, जहां पर वक्त पर कुछ लोग पहुंच गए थे, जिन्होंने आरोपी ट्रक ड्राइवर के हमले से पीड़ित व्यक्ति को बचा लिया। वहीं इस वीडियो के वायरल होने पर लोग अब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी के औरैया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिन दहाड़े कुछ दबंगों ने कपड़ा व्यापारी पर डंडों से हमला बोल दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें औरैया जिले के डिबियापुर इलाके की है, जहां पर दबंगों ने दिन दहाड़े बाजार को जंग का अखाड़ा बना दिया। गालियों का विरोध करने पर दबंगों ने कपड़े व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की। बचाने आए परिजनों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा। देखते ही देखते पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देख सकते हैं कि लाठी डंडे बरसाए जा रही हैं, दुकान में घुसकर पीटा जा रहा है। मारपीट में व्यापारी और उसके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में 5 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट की इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और सऊदी अरब के मदीना के पास एक बहुत बड़ा हादसा होने की खबर है। यहां उम्रा पर गए हिंदुस्तानी तीर्थ यात्रियों की बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 42 भारतीयों की मौत की आशंका है। बताया जा रहा है कि मक्का से मदीना जा रही बस की टैंकर से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बस में आग लग गई। बस में सवार सभी तीर्थ यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितनी भयानक यहां पर आग लगी हुई है। ये सऊदी अरब में मदीना के पास बड़ा हादसा हुआ है और जो सभी तीर्थयात्री जो बस में सवार थे वो भारत के हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये बस मक्का से यात्रियों को लेकर मदीना की ओर जा रही थी। बस का एक्सीडेंट हुआ है और जो लोग जिनकी हादसे में जान गई है वो हैदराबाद के रहने वाले थे। 42 भारतीयों की मौत की बात कही जा रही है बदर मदीना राजमार्ग में हुए एक हादसे में। तो ये हादसा कहां पर हुआ? बदर मदीना राजमार्ग पर हुआ है। हादसे में क्या हुआ? 42 भारतीयों की मौत की खबर है। कैसे हुआ है ये हादसा? बस का एक्सीडेंट होने की वजह से हुआ है और जो यात्री सवार थे वो भारत के रहने वाले थे, उम्रा पर गए हुए थे। 42 भारतीयों की मौत की बात कही जा रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान को सिखाएंगे पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आतंकी और उनके आकाओं को एक समान मानेंगे। हम परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं हैं। युद्ध चाहे 4 महीने चले या फिर 4 साल, हम तैयार रहेंगे। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं
तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि देखिए हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे, और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये, इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में मौजूदा नीतीश कैबिनेट की यह आखिरी बैठक होगी। बैठक के लिए नीतीश सरकार के सभी मंत्री भी पहुंच चुके हैं। इसी बैठक में कैबिनेट भंग करने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई जाएगी। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो 21 नवंबर तक नई सरकार के गठन का काम पूरा हो जाएगा, ये पहले ही बात साफ कर दी गई है दिलीप जायसवाल की ओर से। उससे पहले मौजूदा कैबिनेट को भंग करने का फैसला अब से थोड़ी देर में जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में लिया जाएगा। और इस बैठक के लिए नीतीश कुमार सचिवालय पहुंच चुके हैं और सभी मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक में कैबिनेट भंग करने के प्रस्ताव पर मोहर लगेगी और उसके बाद इस बैठक से सीधा राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, जहां वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, महागठबंधन की हार पर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में तेजस्वी के कारण हार नहीं हुई, आरजेडी में जयचंद और मानसिंह के कारण हार हुई है। कांग्रेस के कुछ लोगों के कारण भी ये हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी से जयचंद और मानसिंह की विदाई होनी चाहिए, ये कहना है पप्पू यादव का। और उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन को करारी हार मिली है वो सिर्फ तेजस्वी की वजह से नहीं मिली। सुनते हैं क्या कह रहा है। तेजस्वी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये हार पूरे बिहार के गरीब जनता की हुई है और मैं ये आरोप नहीं लगा सकता कि आपके कारण हुई है। मैं जानता हूं कि आपके कारण ये हार नहीं हुई, ये हार साजिशकर्ता के कारण हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। महागठबंधन में कांग्रेस में कुछ लोग हों, चाहे आरजेडी में जयचंद और मानसिंह जैसे लोग हों, उन लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए कि हर लोग चाहते हैं जयचंद और मानसिंह का विदाई हो। और अब बड़ी खबर बांग्लादेश से आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में विशेष ट्रिब्यूनल आज अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ सरकारी अभियोजकों ने मृत्यु दंड की अपील की है। शेख हसीना पर ये कोर्ट का फैसला आएगा, विशेष न्यायाधिकरण ये फैसला सुनाएगा। शेख हसीना को सजाए मौत देने की मांग की गई है और फैसले से पहले बांग्लादेश की राजधानी में सुरक्षा सख्त नजर आ रही है। ढाका में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। अदालत के फैसले से पहले बांग्लादेश में तनाव बन गया, जब सड़कों पर उतर आए प्रदर्शनकारी मशाल लेकर जुलूस निकाला गया और यहां अब सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। तो शेख हसीना पर आज कोर्ट का फैसला आना है, जहां उनको सजाए मौत देने की मांग की गई है। और उससे पहले बांग्लादेश में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी इस समय देखी जा सकती है। दरअसल शेख हसीना और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री पर जो आरोप हैं, वो आरोप है 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हत्या की कोशिश के, मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
ऐसे में शेख हसीना को मास्टरमाइंड बताते हुए मौत की सजा की मांग की गई है। वहीं शेख हसीना और उनकी पार्टी का दावा है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ये फैसला सुनाएगा और क्या क्या आरोप है ये भी देख लीजिए कि आखिर शेख हसीना को मौत की सजा देने की मांग क्यों की गई है। शेख हसीना के खिलाफ वो कौन से 5 आरोप है जिसमें उन्हें ये सजा सुनाई जा सकती है। तो शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हुए हैं, हत्या की कोशिश, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आरोप है शेख हसीना पर, सैकड़ों लोगों का अपहरण करके उन्हें गायब कर देने के आरोप भी शेख हसीना पर हैं और इन्हीं आरोपों पर आज फैसला आना है। लाशें जलाना और सबूत खत्म करने के आरोप भी शेख हसीना पर हैं। बेहद संगीन आरोप हैं। जांच एजेंसियां और जो कोर्ट है उस पर भी दबाव बनाने के आरोप शेख हसीना पर हैं। तो इसी बीच अवामी लीग के फेसबुक पेज पर जारी एक भावनात्मक ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने बयान जारी किया है। फैसले से पहले शेख हसीना का बयान, मेरे खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, मेरे खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण निष्पक्ष नहीं है। ये इमोशनल मैसेज रिलीज किया गया है शेख हसीना की ओर से। अब से थोड़ी देर पहले ये भावनात्मक ऑडियो संदेश जिसमें शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है वो निष्पक्ष नहीं है। करंट रजीम के दबाव में है वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। और इससे पहले जो बांग्लादेश में हालात हैं उनकी जानकारी अब आपको दे देते हैं, किस तरह से वहां पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। और इससे पहले फैसले से पहले शेख हसीना का यह बयान सामने आया है। ऑडियो मैसेज है ये, इमोशनल ऑडियो मैसेज। सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत है, ये कहना है शेख हसीना का। पूरा केस एक राजनीतिक साजिश है और कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण निष्पक्ष नहीं है, कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, ये शेख हसीना ने अपने इस ऑडियो मैसेज में कहा है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। एनआईए आमिर को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा है। बता दें आमिर वही जिसके नाम पर वो I-20 गाड़ी रजिस्टर थी और आमिर रशीद को लेकर एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में आमिर की पेशी होनी है। और इस पेशी से पहले जब उसको लाया गया उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आमिर राशिद जिसके नाम पर ये I-20 गाड़ी रजिस्टर्ड थी, जिस I-20 गाड़ी का इस्तेमाल लाल किले बम ब्लास्ट में किया गया। लाल किले के पास पार्किंग में आईडी के तौर पर उस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, ब्लास्ट हुआ था। और अब आमिर को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है एनआईए की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं ये। आज आमिर को कोर्ट में पेश किया जाना है, उससे पहले एनआईए की टीम जब पहुंची कोर्ट परिसर में, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, क्योंकि वो गाड़ी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। आमिर भी जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है और हर कड़ी को यहाँ पर दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए जांच एजेंसियां अपनी जांच को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरें जब कोर्ट परिसर पहुंची एनआईए की टीम आमिर को लेकर, जहां आज उसकी पेशी होनी है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। सुशील, अभी क्या हलचल वहां पर? जी देखिए, एनआईए की जो जांच टीम है वो फिलहाल आमिर नाम के जो संदिग्ध आतंकी हैं उसको लेकर फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच गई है, जिसको फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि एनआईए
कि ये पहली गिरफ्तारी है दिल्ली ब्लास्ट के मामले में, जिसमें अब वो कोर्ट में पेश करके कोर्ट को ये जानकारी देंगे कि इस पूरे मामले में अभी तक जांच एजेंसी एनआईए के पास क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या सबूत के तौर पर है, और एनआईए आज इस पूरे मामले में जो आमिर है उसको लेकर कस्टडी की भी मांग कर सकती है। अब ये देखना है कि एनआईए की कस्टडी कितने दिनों की होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि 8 से 10 दिन की कस्टडी फिलहाल मांग सकती है एनआईए की जो जांच टीम है इस पूरे मामले में जांच को लेकर। लेकिन फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए कोर्ट के चारों तरफ जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है उनको तैनात किया गया है ताकि किसी को अंदर नहीं जाया जाए। केवल एनआईए की जो टीम है वो और साथ ही साथ जो उनके वकील हैं उन्हीं को फिलहाल कोर्ट में जाने की इजाजत है। जी, किस तरह से कड़ियां जोड़ी गई थी, जरा बताएं सुशील। जी देखिए अपर्णा, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जांच की गई तो सबसे पहले पोस्टर लगाने से ये पूरा मामला जुड़ा, और उसके बाद जिस तरह से I-20 कार को आइडेंटिफाई किया ब्लास्ट साइट से, उसके बाद स्पेशल सेल और एनआईए की जब टीम इस पूरे मामले में एंटर करती है तो कई गिरफ्तारियां होती हैं, चाहे इसमें बात करें आमिर की, चाहे बात करें इसमें मुजम्मिल की या शाहीन साहिद की। इन तमाम लोगों की निशानदेही पर देश भर के कई जगहों पर छापेमारी चलती है एनआईए की, जिसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। जांच टीम इस मामले में यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि जो ये तीनों डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों के संबंध किस किस से हैं, और इसी के मद्देनजर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 70 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है। उनके बयान दर्ज किए गए हैं और इसी मामले में फिलहाल उन्हीं लोगों की निशानदेही पर यह पहली गिरफ्तारी एनआईए की तरफ से की गई है, जिसकी जानकारी कल एनआईए ने दी है। अब इस पूरे मामले में एनआईए ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, यानी कि आदिल और मुजम्मिल और शाहीन साहिद, इन तमाम लोगों के तार कहाँ जुड़े हैं। हालांकि तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश में यहां पर एजेंसी लगी हुई है। सुशील, आगे आपसे पूरी अपडेट लेंगे इस पेशी को लेकर। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में एटीएस का बड़ा एक्शन। एनआईए आईबी के इनपुट पर कई जगह छापे मारे गए। 13 संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ जारी। सभी संदिग्धों का डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज से है कनेक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर शाहीन के पास 7 बैंक अकाउंट होने की जानकारी। बीते 7 सालों में 1.55 करोड़ का हुआ था लेन देन। मनी ट्रेल की जांच कर रही हैं एजेंसियां, सूत्रों के हवाले से खबर। शाहीन की विदेश यात्रा का कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई हैं एजेंसियां। नौकरी छोड़ने के बाद 2013 में थाईलैंड गई थी शाहीन। तीनों ही पासपोर्ट पर अभिभावक के अलग अलग नाम। 3 बार पाकिस्तान जाने की बात भी आई सामने। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को क्राइम ब्रांच का समन 2 बार भेजा गया। कार ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। उमर के साथ साजिश में शामिल शख्स गिरफ्तार। एनआईए ने आमिर राशिद अली को दिल्ली से किया गिरफ्तार। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार आमिर के नाम पर थी रजिस्टर्ड। और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर बाइक सवार 3 लुटेरे पेट्रोल पंप पर पहुंचे और 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश लूटकर फरार हो गए। लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों की करतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखाई दिया कि एक लुटेरा बाइक में पेट्रोल भराने के बाद अपने पास मौजूद पिस्टल निकालता है और उसे पेट्रोल भर रहे कर्मचारी पर तान देता है। पेट्रोल पंप कर्मचारी उनका विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा लुटेरा भी बाइक से नीचे उतरता है और उसके हाथ में भी पिस्टल दिखाई देती है। जहां पहला लुटेरा पेट्रोल पंप कर्मचारी का कैश बैग छीनने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरा पेट्रोल पंप के भीतर चला जाता है, लेकिन लगातार गोली मारने की धमकी देने की वजह से पेट्रोल पंप कर्मचारी इन्हें कैश बैग दे देता है, जिसके बाद लुटेरे गोली चलाने की धमकी देता है और बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। फिल्मी स्टाइल से हुई इस लूट के बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इसके लिए तमाम जो सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे उनकी फुटेज खंगाली जा रही है।
बेंगलुरु में नकली घी की सप्लाई का चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर केएमएफ का डीलर ही मिलावटखोर निकला। पैसों के लालच में असली घी की जगह नकली घी सप्लाई करने लगा। बेंगलुरु में विजिलेंस की हत्थे चढ़ा ये शख्स केएमएफ का आधिकारिक डीलर है, जो असली घी की जगह मिलावटी घी की सप्लाई करता था। केएमएफ को जब महेंद्र पर शक हुआ तो जांच विजिलेंस टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद इसकी सारी करतूत सामने आ गई। महेंद्र और उसके साथी केएमएफ के घी में पाम ऑयल और अन्य फैटी ऑयल मिलाकर नकली घी तैयार करते थे और फिर उसे नंदिनी पार्लरों में सप्लाई करते थे। बताया जा रहा है कि ये लोग 1 लीटर असली घी को मिलावट कर 5 लीटर नकली घी बना देते थे। कंपनी को तब शक हुआ जब इसने ऑर्डर देने कम कर दिए। खुलासा हुआ कि बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में महेंद्र ने गलत रास्ता अपनाया और नकली घी माफिया से हाथ मिला लिया। कांगो के लुआलाबा में कोबाल्ट के खान में बड़ा हादसा हो गया। खदान ढहने से 80 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई है। जिसमें देखते ही देखते खदान का एक हिस्सा ढह गया। कुछ ही देर में वहां पर चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मलबे की चपेट में आने से 80 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब लोग खनन का काम कर रहे थे। अचानक भूस्खलन के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग भागते इससे पहले ही मलबे में दब गए। हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि खदान में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तभी खदान में बड़ा भूस्खलन होता है। बड़ी संख्या में खनन में लगे खनिक उसकी चपेट में आ गए। आनन फानन में राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहत बचाव कर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए खदान में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद अवैध खनन करने वाले जबरन खदान में घुस गए। आपको बता दें कि कांगो दुनिया में कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।